ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ लैक्यूना। ये लैक्यूना जो वर्ड है ना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। इनफैक्ट ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में भी आ चुका है। हमेशा याद रखना, लैक्यूना जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है लैक्यूने। लैक्यूना मीन्स एक कमी, लैक्यूने मीन्स बहुत सारी कमियां। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन मीन्स इसका मतलब क्या होता है? कमी। An unfilled space or gap, especially a missing portion in a manuscript text or idea। तो कोई ऐसी चीज जो गैप है, जो कमी है, गैप है, ओमिशन है। ओमिशन मीन्स आपने हटा दिया है उसको। वॉइड है, खालीपन है, डेफिशिएंसी है, कमी है किसी चीज की। अच्छा, कमी के कुछ वर्ड्स और देखते हैं। एक होता है डर्थ। डर्थ भी क्या होता है? कमी है किसी चीज की। एक वर्ड होता है पॉसिटी है। पॉसिटी का मतलब भी क्या होता है? उस चीज़ की कमी है। फिर एक वर्ड होता है मियागर। इसका मतलब क्या होता है? वो चीज़ बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में है, बहुत ही ना के बराबर अमाउंट में है, मीन्स मियागर अमाउंट में है। एंटोनिम्स पे आते हैं। कॉन्टिन्यूटी लगातार हो रही है, कंप्लीटनेस पूरा है, फुलनेस पूरा है। अच्छा, कोई चीज़ अगर बहुत सारी है तो उसके वर्ड्स क्या क्या होते हैं? बहुत सारी है मतलब मल्टीट्यूड है उसका। मल्टीट्यूड मीन्स बहुत सारे अमाउंट में है। एम्पलनेस है। एम्पलनेस का मतलब भी क्या होता है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। प्रोफ्यूजन है। प्रोफ्यूजन का मतलब भी क्या होता है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, अबंडेंस में है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। प्लेथरा है। प्लियोथरा को कैसे याद रखोगे? प्लीज़ थोड़ा और दे दो, प्लीज़ थोड़ा कर करके, प्लीज़ थोड़ा कर करके आपने क्या किया? बहुत सारी कर ली वो चीज़। कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स भी देखते हैं। कोपियस है। कोपियस का मतलब क्या है? बहुत सारी है। प्लेंटी अमाउंट में है, बहुत सारी है। प्रोफ्यूजन का ही एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? प्रोफ्यूज है। प्रोफ्यूज अमाउंट में है, बहुत सारे अमाउंट में, मीन्स भर भर के है। तो जो कमी आई है पॉलिसी में, इसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन्स कंफ्यूज्ड हैं अपने हकों को लेके। वो क्या है? कंफ्यूज्ड है कि उनको उनके हक भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगला वर्ड है एब्रोगेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। आपने किसी चीज़ को एब्रोगेट कर दिया, इसका मतलब उसको कैंसिल कर दिया। आपको याद होगा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। एब्रोगेट मीन्स उसको हटा दिया गया था। एब्रोगेट के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एब्रोगेट करना इज व्हाट? रिपील करना, रिवोक करना, रिसेंड करना, नलीफाई करना, एनल करना, कैंसिल करना। ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं कि आपने उस चीज़ को क्या कर दिया? आपने उस चीज़ को हटा दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सबका? ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। तो एब्रोगेशन क्या हो गया? रिपील कर देना। एबॉलिशन, हाँ एबॉलिश करना भी एक और हो गया, मीन्स हटा देना। किसी लॉ को, किसी राइट को, किसी हक को क्या करना? हटा देना इज व्हाट? आपने क्या किया? उस चीज़ को एबॉलिश कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। रिपील कर दिया, एनल कर दिया, कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। एंटोनिम्स, आप उसको लागू कर रहे हो। इनैक्टमेंट, लागू कर रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अप्रूवल दे दिया, वैलिडेशन कर दिया। वैलिडेशन मीन्स मेरी तरफ से सही है, अप्रूवल दे दिया। तो जो एब्रोगेशन किया गया, जो हटाया गया, आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स पुरानी। पुराने का एक बड़ा ही प्यारा सिनोनिम होता है आर्केइक। आर्केइक का मीनिंग क्या होता है? पुराने। एक और वर्ड होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज ऑल्सो व्हाट? पुराने। तो जो पुराने लॉज को हटाया गया, उसको वेलकम किया गया, किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। तो पब्लिक ने उसको क्या किया? वेलकम किया। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कंफ्यूज्ड वर्ड पढ़ा था। कंफ्यूज के सिनोनिम्स हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, अब तो मुझे लगता है सबको याद हो गए होंगे। तो मुझे बता दो, अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो तो आप उस चीज़ को लेके क्या हो? जल्दी से बता दो मुझे। 10 सिनोनिम्स बता दो कंफ्यूज्ड के। क्या हो? मडल्ड हो,
befuddled हो, bamboozled हो, flummoxed हो, in quandary हो। क्वांडरी का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूजन में हो। इन डिलेमा हो, डिलेमा इज ऑल्सो व्हाट? कंफ्यूजन में है। इन एनिग्मा हो मीन्स कंफ्यूजन में हो। और क्या कह सकते हैं? और कोई वर्ड रह गया, हाँ, परप्लेक्स्ड हो, कंफ्यूजन में हो। इन कोनंड्रम हो मीन्स एक तरीके से किस में हो? कंफ्यूजन में हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? आप किस चीज में हो? कंफ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। पजल्ड हो, राइट। एस्टाउंडेड, ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड वाले वर्ड्स हो जाते हैं फिर। एस्टाउंडेड, कंफाउंडेड, एस्टोनिश्ड, bewildered, baffled, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? आप कंफ्यूज्ड हो, सरप्राइज हो, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या, अचानक से चौंक गए हो। यस, चलो अगले वर्ड पे आते हैं, इंट्रैक्टेबल। अच्छा, ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? है सारे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म थे, सेकंड फॉर्म भी थे और थर्ड फॉर्म भी थे। चलो, इंट्रैक्टेबल लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इंट्रैक्टेबल में जिस चीज़ को आप डील नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ कैसी है? इंट्रैक्टेबल है। हार्ड टू कंट्रोल और डील विद, उससे आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। स्टबन है वो चीज़, डिफिकल्ट है, अनमैनेजेबल है, मैनेज ही नहीं हो रही। अच्छा, स्टबन वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। स्टबन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी के कुछ सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जिद्दी है मतलब एडमेंट है, ऑबड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, पग्नेशियस है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चेंज होने को ही तैयार नहीं है। क्या है? जिद्दी है। एंटोनिम्स क्या हो गए? मैनेजेबल है, कंप्लायंट। कंप्लायंट मीन्स जो सारी बातें मान ले। कंप्लायंट वर्ड किससे बना है? कंप्लाई करने से। कंप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है? एडहियर करना। एडहियर करने का मीनिंग क्या होता है? कन्फर्म करना। और इन सब का मीनिंग क्या होता है? फॉलो करना या फिर किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ को मान लेना। फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं मान जाऊँगा। तो जो इंट्रैक्टेबल नेचर था, जो अनकंट्रोलेबल नेचर था लड़ाई का, इसकी वजह से जो नेगोशिएशंस थे, जो बातचीत थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई? चैलेंजिंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। नेक्स्ट वर्ड, पेरिल। पेरिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खतरा, डेंजर। तो कोई चीज़ अगर पेरिल में है मतलब वो खतरे में है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, बहुत ही सीरियस और डेंजर है, खतरा है। हजार्ड है, रिस्क है, जेपर्डी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खतरा है। जेपर्डी का वर्ब फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जेपर्डाइज करना। जेपर्डाइज करने का मतलब क्या होता है? खतरे में डालना, पुट इन डेंजर। पेरिल का वर्ब फॉर्म क्या होता है? इम्पेरिल करना। इम्पेरिल करने का मतलब भी क्या होता है? इम्पेरिल करना इज ऑल्सो पुट इन डेंजर, खतरे में डालना। एंटोनिम सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, वो खतरे में थे। क्यों? क्योंकि तूफान आने वाला था। तो आने वाले तूफान की वजह से विलेजर्स क्या थे? खतरे में थे, दे वर इन पेरिल। हाँ, खतरनाक के कुछ वर्ड्स बता दो, बहुत बार पढ़ लिए, याद हो गए होंगे अब तो। खतरनाक के वर्ड्स, डेट्रीमेंटल है, पेरिलस है, इनिमिकल है, वेरी गुड, नोक्शियस है, थ्रेटनिंग है, डेलेटेरियस है, डेंजरस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज़ कैसी है? खतरनाक है। फिर थोड़े से शब्द ऐसे भी होते हैं, फैटल है, डेडली है,
लीथल है, मतलब हजार्डस है, मतलब क्या है, खतरनाक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बिलाय। बिल नहीं, ये क्या है, हाँ, बिलाई करना, मतलब ये वर्ड आप कैसे याद कर सकते हो, ये वर्ड याद कर सकते हो, लाई। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ। आपने किसी चीज को बिलाई किया, इसका मतलब आपने उसको झूठा साबित कर दिया, मतलब आपने उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, उसको आपने क्या दिखाया कि वो गलत है, आपने उसको बिलाई कर दिया, मीन्स झूठा साबित कर दिया। एक्चुअली इसकी ना स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये होती है BELIE, इसको ठीक कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिसप्रूव कर दिया, नेगेट कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, मीन्स उसको झूठा साबित कर दिया कि वो गलत है। एंटोनिम्स आपने कंफर्म किया, वेरीफाई किया, अफर्म किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट का मतलब क्या होता है, अप्रूव कर दिया आपने। सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन का मतलब भी क्या होता है, अप्रूव कर दिया। आपने उस चीज़ को सपोर्ट किया, झुटलाया नहीं। ये सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो उसका जो काम डेमिनर था, डेमिनर का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड, उसका बिहेवियर। तो उसका जो काम एटीट्यूड था वो झुटला रहा था, किस बात को झुटला रहा था, जो नर्वसनेस वो अपने अंदर फील कर रहा था। तो जो वो नर्वसनेस फील कर रहा था, उसका काम एटीट्यूड उस बात को झुटला रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज रूडिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। रूडिमेंट मीन्स बेसिक्स किसी चीज़ के। तो किसी चीज़ के जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूडिमेंट। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अ सब्जेक्ट मीन्स रूडिमेंट्स। बेसिक्स, फंडामेंटल्स, इसेंशियल्स। एंटोनिम्स डिटेल्स हो गई, कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई, इंट्रिकेसीज हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, बेसिक्स मैथमेटिक्स के समझना बहुत ही ज़रूरी है एडवांस स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखा हुआ था, आप मुझे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस बता दो। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत जो हैं किसी चीज़ के, किसी चीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो बिलीव्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल होता है नाउन की तरह भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है हेड ऑफ अ स्कूल, किसी भी चीज़ का हेड जो होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और जब ये एडजेक्टिव होता है इसका मीनिंग क्या होता है, मेन। प्रिंसिपल क्लॉज ये है, मतलब मेन क्लॉज ये है। अच्छा, हमने यहाँ इंट्रिकेसीज की बात की है, तो ये वर्ड्स भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे कॉम्प्लिकेट के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग, बहुत बार एग्जाम में है। इसका एक वर्ड होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एजोटेरिक। एजोटेरिक का मतलब बहुत बार एग्जाम में है, डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। एजोटेरिक वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई चीज़ जो बहुत ही कैसी कॉम्प्लेक्स है, कोई चीज़ जो बहुत ही कैसी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जैसा एक और वर्ड होता है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एक वर्ड होता है नॉटी। नॉटी शब्द का मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एक वर्ड होता है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन मीन्स घूमी हुई है बहुत ज़्यादा, सांप जैसे घूमता है ना वैसी ही है, मतलब कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एक वर्ड होता है सिनुअस है, मतलब कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। एक और वर्ड होता है बहुत बार एग्जाम में आता है, उसको हम बोलते हैं लेब्रथीन। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लेबी रिन और फिर थीन, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, लेबी रिन और थीन। इसका मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है। अच्छा, एक शब्द और होता है फिर, जैसे बाल होते हैं ना, बालों को सुलझाने को क्या बोलते हैं, डीटैंगल करना। तो बाल अगर उलझ जाएं तो वो भी क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बड़ा सुलझाना। तो वहीं से आप ये वर्ड याद कर सकते हो, एंटैंगल्ड। तो कोई चीज़ अगर एंटैंगल्ड है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी है, उलझी हुई है। डीटैंगल्ड है तो सुलझी हुई है, इसका मतलब इजी है। लेकिन अगर एंटैंगल्ड है मीन्स उलझी हुई है, मतलब वो कैसी है, बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर एक वर्ड होता है, हम जब कोई चीज़ पढ़ नहीं पा रहे, मतलब कोई चीज़ मुश्किल हो रहा है समझना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका वर्ड होता है एब्स्ट्रूज। अपने आप को हटा लूँ क्या मैं, कंटेंट के पीछे आ रही हूँ, राइट। इसका वर्ड क्या होता है, इस वर्ड को बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा, एब्स्ट्रूज। तो कोई चीज़ अगर एब्स्ट्रूज होती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिर इसी के जैसा एक और वर्ड होता है रिकॉन्डाइट।
इसका मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा रह गया, दैट इज आर्केन, दैट इज व्हाट, कॉम्प्लिकेटेड। याद रहेंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। अगला वर्ड है कॉग्निजेंट, इसमें रूट वर्ड है कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है नॉलेज। तो अगर मैं कॉग्निजेंट हूं, इसका मतलब क्या है, मुझे उस चीज को लेके नॉलेज है। लास्ट में ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ, मैं क्या हूँ, उस चीज़ को लेके नॉलेज, मतलब मुझे उस चीज़ को लेके अवेयरनेस है, नॉलेज है, मैं अवेयर हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं माइंडफुल हूँ, मुझे उसके बारे में पता है। इफ़ आई एम कॉग्निजेंट ऑफ समथिंग। एंटोनिम्स, अनअवेयर हूँ, नहीं पता मुझे, इग्नोरेंट हूँ, ऑब्लिवियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ऑब्लिवियस हूँ मतलब अनअवेयर हूँ। इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया है, नाउन फॉर्म होता है इसका ऑब्लिवियन। इन अ स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, अगर आप ऑब्लिवियन की स्टेट में हो, इसका मतलब आप किस स्टेट में हो, इग्नोरेंस की स्टेट में हो, आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ना। तो शी वॉज कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट मीन्स अवेयर, उसको पता था कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में। अगला वर्ड है फ्रेंजीड। अगर कोई भी इंसान फ्रेंजीड है, इसका मतलब वो कैसी स्टेट में पहुंच चुका है, वो अनकंट्रोलेबल स्टेट में पहुंच चुका है। इसका ना एक ईडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसको बोलते हैं इन अ फ्रेंजी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको डबल स्टैप मार करके लिखिएगा। कोई इंसान अगर इन अ फ्रेंजी है, इसका मतलब क्या है, वो अनकंट्रोल्ड स्टेट में जा चुका है, अनकंट्रोल्ड है वो, मतलब वो कैसी स्टेट में है, ही इज इन एन अनकंट्रोल्ड स्टेट। ये इसका ईडियम फॉर्म है, मतलब पूरा का फ्रेज आता है इन अ फ्रेंजी। वैसे फ्रेंजी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड होना, बहुत ही अनकंट्रोल्ड होना, एडजेक्टिव है। हेक्टिक होना, फ्रैंटिक, केओटिक, मतलब हद से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ें चल रही हैं। एंटोनिम्स, काम हो, ऑर्डरली हो, कंपोज्ड हैं चीज़ें, सीरीन है, सीरीन मीन्स शांति है, और ट्रैंक्विल है चीज़ें, शांति ही शांति है। तो जो इतनी ज़्यादा फ्रेंजीड सेलिब्रेशंस हो रही थी, अनकंट्रोल्ड वे में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मैच के बाद, वो रात तक चली। लास्टेड वेयर इनटू द नाइट मीन्स वो रात भर चली। एस्ट्यूट वर्ड आ गया भाई, चलो इट्स टाइम टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ एस्ट्यूट। लिखेंगे, एस्ट्यूट मीन्स एड्रॉइट, वो इंसान बहुत स्किल्ड है। अडेप्ट है, स्किल्ड है। इंजीनियस है, स्किल्ड है। श्र्यूड है, चालाक है। कैनी है, चालाक है। सेगेशियस है, दिमाग है उसमें। पर्सपिकेशियस है, दिमाग है उसमें। और क्या लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रस है, डेफ्ट है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, स्किल्ड है। हाँ, परसेप्टिव है, दिमाग है। फिर कुछ वर्ड्स केयरफुल वाले लिख सकते हैं। प्रूडेंट है, बहुत सोच समझ के काम करता है। एक और वर्ड होता है फस्टिडियस है, बहुत केयरफुल है, बहुत सोच समझ के काम करता है। चेरी है, वेरी है, विजिलेंट है, मेटिक्यूलस है, केयरफुल है, डिलिजेंट है, हीडफुल है, वॉचफुल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, बहुत ही केयरफुल। हाँ, डिस्क्रीट है, राइट, डिस्क्रीट है। सेवी है, स्किल्ड है, बहुत अच्छे से काम करता है। फिर जुडिशियस है, रैशनल है, विटी है, लॉजिकल है। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सर्कमस्पेक्ट है, बहुत केयरफुल है।
तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? बहुत दिमाग से काम करता है, बहुत केयरफुल होके काम करता है, बहुत स्किल है उसके अंदर, बहुत बढ़िया काम करता है। सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव टोन के हैं और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन, सिचुएशन को जांच लेते हो, लोगों को जांच लेते हो और फिर अपने फायदे के लिए काम करवा लेते हो। श्र्यूड है, शार्प हो, पर्सपेक्टिव हो, कनिंग हो, चंट हो। एंटोनिम्स फुलिश है, नाइव है, नाइव मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएप्ट है, कुछ आता ही नहीं है। गलेबल है, गलेबल मीन्स आसानी से लोगों पे विश्वास कर लेता है, धोखा खा लेता है। क्रेड्यूलस है, आसानी से लोगों पे विश्वास करने वाले और धोखा खाने वाले को क्या बोलते हैं? गलेबल, क्रेड्यूलस। तो टीम की जो सक्सेस थी वो किसकी वजह से थी? कोच की बहुत ही एस्ट्यूट स्ट्रैटेजीज की वजह से। कोच की इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज थी, इतना बढ़िया से आता था कोच को, तो टीम की सक्सेस उस चीज़ की वजह से थी। अगला वर्ड है एक्सकल्पेट करना। एक्सकल्पेट करना आ गया भाई। एक्सकल्पेट करना इज किसी के ऊपर से ब्लेम हटा देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो दिखाना कि वो इंसान गिल्टी नहीं है। एब्जॉल्व कर देना, फ्री कर देना, क्लियर कर देना, एक्विट कर देना, उस इंसान को क्या कर देना? फ्री कर देना। और भी वर्ड्स होते हैं, बता दो। विंडिकेट कर दिया, मतलब उस इंसान को फ्री कर दिया, इल्ज़ाम हटा दिया उसके ऊपर से। और कौन सा वर्ड? इमेंसिपेट कर दिया, मीन्स उस इंसान को फ्री कर दिया। लिबरेट कर दिया, उस इंसान को फ्री कर दिया, उसके ऊपर से इल्ज़ाम हटा दिया। एक्सोनरेट कर दिया, राइट, उस इंसान को फ्री कर दिया, उसके ऊपर से इल्ज़ाम हटा दिया। एंटोनिम्स ब्लेम किया, एक्यूज किया, इल्ज़ाम लगाया। इंक्रिमिनेट किया, इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने का और क्या वर्ड होता है? इनकल्पेट किया। इनकल्पेट करना इज ऑल्सो इल्ज़ाम लगाना। तो जो नया सबूत आया है, एविडेंस मीन्स प्रूफ आया है, जो नया सबूत आया है उसने क्या किया? एक्सकल्पेट किया, इल्ज़ाम हटा दिया डिफेंडेंट पे से, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए थे वो हटा दिए नए सबूत। समझ आ रहा है? वो कैब का ओवरडोज हो रहा है। यस, चलो आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला है बग आउट। बग आउट मीन्स आपको खतरा लग रहा था, वहां से निकल लिए, उसको क्या बोलते हैं? बग आउट करना। तो बग आउट करने का मतलब क्या हो गया? आपको कहीं लग रहा था डर है, डर है, डर है, वहां से आप निकल लेना, फट से भाग जाना वहां से, बग आउट करना। टू लीव अ प्लेस और सिचुएशन क्विकली, स्पेशली बिकॉज ऑफ डेंजर। मैम वो कैब का फ्लड आ गया है। फ्लड आ गया मतलब वो कैब का क्या आया है? डेल्यूज आ गया है। वो कैब का इनंडेशन हो गया है, वो कैब का फ्लड आ गया है। यस, चलो। क्लॉग अप, क्लॉग अप सभी को पता ही होगा। कोई चीज़ क्या हो गई? क्लॉग अप हो गई मीन्स अब उसमें से जाने का रास्ता नहीं रहा। पानी जो लाइन थी, ड्रेन जो थी, नाली थी, क्लॉग अप हो गई, मतलब ब्लॉक्ड हो गई है, अब उसमें से पानी नहीं जा रहा। ईज ऑफ करना, धीरे 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 करके किसी चीज़ को कम करते हुए जाना और फिर लास्ट में ख़त्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं? ईज ऑफ करना। टू ग्रेजुअली स्टॉप और बिकम लेस, धीरे 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 करके आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। हंट आउट, कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, आपको वो मिल गई, मीन्स यू हंटेड इट आउट। आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, आपको वो चीज़ मिल गई, मीन्स यू हंटेड इट आउट। चले आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो पहला इडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है? क्या बोलूं? टर्न द नाइफ, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़कना, फैन द फ्लेम्स, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर। इन सब का मीनिंग क्या होता है? मैटर को क्या किया आपने? एग्रावेट कर दिया, एग्जासबेट कर दिया, वर्सन कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, मीन्स दर्दों को और बढ़ा दिया। द बॉटम फॉल्स आउट। द बॉटम फॉल्स आउट मीन्स कोई बिल्डिंग है, अगर उसका बॉटम ही गिर जाए, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाएगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो बॉटम फॉल्स आउट मीन्स अचानक से कोई चीज़ फेल हो गई। द बॉटम फॉल्स आउट मीन्स अचानक से कोई चीज़ गिर गई या फेल हो गई।
हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स का मतलब क्या है? आप गिरने ही वाले थे, मान लो ये कोई रस्सी है और आप गिरने ही वाले थे, लेकिन आपने फिंगर नेल्स की हेल्प से आप बच गए, मतलब बहुत ही ना के बराबर मार्जिन से बचे हो आप। टू नैरोली अवॉइड प्रॉब्लम्स और फेलियर, मतलब आप गिरते गिरते बाल बाल बचे हो और फिंगर नेल्स की हेल्प से, मतलब बाल बाल बचे हो एकदम, हारते हारते बाल बाल बचना इज व्हाट? हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। नेवर इन मिलियन ईयर्स, कोई चीज कभी नहीं होगी। समथिंग इज एक्सट्रीमली अनलाइकली और इम्पॉसिबल, बिल्कुल ही नहीं हो सकती वो चीज। इम्पॉसिबल चीज को और क्या बोलते हैं? आप ओशियन को बॉईल करने की कोशिश कर रहे हो, जब पिग्स फ्लाई करें तब वो चीज होगी। पाई इन द स्काई है भाई, इन सब का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज कैसी है? इम्पॉसिबल है, होने के चांसेस ही नहीं है। पॉप द क्वेश्चन, सडनली ही पॉप्ड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पॉप किया? विल यू मैरी मी? तो पॉप द क्वेश्चन ईडियम वहीं से बना कि आप किसी को बोल रहे हो कि वो आपसे शादी कर ले। तो पॉप द क्वेश्चन इज आस्किंग समवन टू मैरी यू। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 4500 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, बट 4500 लाइक्स ने तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। हाँ, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। इंडियंस अब्रॉड, जो इंडियंस बाहर हैं, ऑन द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस। तो 18th एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का, उसके बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। हाँ, चेज द रेनबोज का मतलब भी क्या होता है? आप कोई इम्पॉसिबल टास्क करने की कोशिश कर रहे हो। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। एट द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन हुआ, ओपनिंग, इनॉग्रेशन मीन्स ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी। तो 18वां साल था ये प्रवासी भारतीय दिवस का, पिछले हफ्ते। इसके इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिस्क्राइब किया, बताया द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या है? जो लोग इंडियंस और बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं उनको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो जो इंडियन डायस्पोरा है हमारा, जो इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया के एम्बेसडर्स हैं टू दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के लिए वो इंडिया के एम्बेसडर्स हैं। एम्बेसडर्स कौन होते हैं? जो अपनी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। हैविंग, वो सभी लोग सीमलेसली, सीमलेसली मीन्स स्मूथली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से एसिमिलेट हो गए। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेट हो जाना, एक हिस्सा बन जाना। इनकॉर्पोरेट हो जाना, एक हिस्सा बन जाना। वो वहाँ की लोकल सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं, उसके अंदर समा चुके हैं। एसिमिलेट का मतलब समा जाना। सर्व द कम्युनिटी, इन्होंने क्या किया है? कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को सर्व किया है, और इन्होंने इंडिया की ग्रोथ करवाई है, और इंडिया की समृद्धि में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी की दुनिया भर में, तो दुनिया भर में जो इंडिया के लोग हैं वो 35 मिलियन से ज़्यादा हैं। अबाउट 15.85 मिलियन एनआरआईज हैं, और 19.57 मिलियन पीआईओज हैं। पीआईओज का मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं। मतलब वो हैं तो इंडियन ऑरिजिन के, लेकिन वो फॉरेन नेशनल्स बन चुके हैं। बहुत सारे हैं जो इंडिया के नेशनल्स ही हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, जिनको एनआरआईज बोलते हैं। तो
उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है इंडियंस की स्ट्रेंथ है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है अडाप्ट करने की मीन्स अपने आप को एडजस्ट करने की, एंड थ्राइव करने की मीन्स ग्रो करने की। तो उनके अंदर ग्रो करने की क्षमता है, उनके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता है अलग अलग फील्ड्स में। पॉलिटिक्स में भी इंडिया के लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में हैं, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो लीडर्स बने हैं ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज। तो 30 से ज़्यादा कंट्रीज के इंडियन ओरिजिन के लोग ही लीडर्स हैं। वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट्स, जहाँ पे उनके पास उनका इंडियन पासपोर्ट रहता है, मतलब वो उसको ख़त्म नहीं करवाते हैं। द डायस्पोरा इज नोन, डायस्पोरा मीन्स वही जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में, इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स रिस्पेक्टेड, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। किस में बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किए हैं? बहुत सारे प्रोफेशनल स्फीयर्स में, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इंडियन लोगों ने। तो पीवीडी जो है, जो प्रवासी भारतीय दिवस हम बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? इस टू सेलिब्रेट, कि हम सेलिब्रेट करें इस सक्सेस को और डिस्कस करें जो जो इश्यूज हैं इंपॉर्टेंस के। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हैंड आउट किए लगभग 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी उन्होंने दिए। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन डायस्पोरा जो है दूसरी कंट्रीज में जो इंडिया के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को, बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों पे काम कर रहे हैं, लीडर्स भी हैं बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो ये सब इंडिया की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, ये सब इंडिया के लिए बहुत इंडिया की ग्रोथ को दिखाते हैं, इंडिया के एम्बेसडर्स बने हुए हैं ये बाकी कंट्रीज़ में। तो इसी चीज़ को फोकस करने के लिए, इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया पिछले हफ्ते, जहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी जी ने काफ़ी सारे सम्मान अवार्ड्स भी दिए। समझ आया सभी को आर्टिकल एवरीवन? चलिए अब ग्रामर देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर देंगे। प्राइम मिनिस्टर के साथ द क्यों नहीं लगा हुआ? पहला क्वेश्चन, हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस सेंटेंस का मुझे टेंस बता दो। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्सिंग भी कर लेंगे। याद हो गया होगा सभी को ये कॉन्सेप्ट, जब भी कोई पोजीशन हो और उनके आगे उनका नाम दिया गया हो विदाउट कॉमास के, तो कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते, क्योंकि जब हम किसी इंसान की बात कर रहे होते हैं वो एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। मेटाफर के केस में लगा देते हैं, मेटाफर में वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता, वो कॉमन नाउन बन जाता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी डाउट है तो। हैविंग के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल पूरा एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। इज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये डैश और डैश के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट था डैश, सॉरी इसका सब्जेक्ट था स्ट्रेंथ। इसका टेंस कौन सा है? एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए पार्सिंग करते हैं। द आर्टिकल हो गया, पीबीडी नाउन हो गया, पर्पस नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, सेलिब्रेट भी वर्ब हो गया, दिस एडजेक्टिव हो गया, सक्सेस नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, डिस्कस वर्ब हो गया, इश्यूज नाउन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन, इंपॉर्टेंस नाउन, प्रेसिडेंट नाउन, द्रौपदी मुर्मू नाउन, हैंडेड आउट फ्रेजल वर्ब है पूरी की पूरी, हैंडेड आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है देना, अबाउट एडवर्ब है, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, 27 एडजेक्टिव है, प्रवासी भारतीय सम्मान एडजेक्टिव है, अवार्ड्स नाउन है, या फिर इस पूरे को भी नाउन मान सकते हैं, पूरा का पूरा भी नाउन है। कितने लोगों के आंसर सारे ठीक निकले? अबाउट एडवर्ब क्यों है, प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। कितने? लगभग 27। तो जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, ना कि प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन तो दो नाउन है, दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है एक तरीके से। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? द इवेंट, ये जो इवेंट है विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, इस इवेंट को सबसे पहले 2003 में किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड जनवरी 9 के आसपास इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे, वापस आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है ये भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा में। ब्रॉट मोर देन, इसमें 3,000 से ज़्यादा लोग आए थे फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्री से लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग आए थे। विद मच ऑफ द फोकस, और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था? ऑन हाउ द डायस्पोरा, जो डायस्पोरा है, जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर कंट्रीज़ में हैं, वो मदद कर सकते हैं इंडिया को डेवलप करने में। और इस प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया? विकसित भारत प्रोग्राम। जो अचीवमेंट्स हैं इंडियन डायस्पोरा के, आर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अब मैटर ऑफ प्राइड हैं, एक गर्व की बात है सारे के सारे इंडियंस के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है दैट द इवेंट, कि ये जो इवेंट है इज़ नॉट लिमिटेड, इसको लिमिट ना किया जाए, मतलब इसका स्कोप कम ना किया जाए टू अ सिंपल, कि सिर्फ ये ना हो कि हम अपने आप को ही कंग्रेचुलेट कर रहे हैं या अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। लॉडेटरी मीन्स तारीफ करना। तो ज़रूरी है कि चलो ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन आप सिर्फ इसको ऐसा इवेंट मत बनाओ जिसमें आप अपनी ही अपनी तारीफ किए जा रहे हो। द इश्यूज फॉर द डायस्पोरा, अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, पर्टिकुलरली फॉर दोज, मेनली उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी इंडियन नेशनल्स ही हैं, आर मोर एक्यूट नाउ। एक्यूट का मतलब क्या होता है? शार्प। यहाँ पे एक्यूट का मतलब क्या है? कि बहुत ज़्यादा है। डायस्पोरा जो हैं, जो इंडियंस हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो आज भी इंडियंस ही हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। द इंक्रीज इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली इन द वेस्ट। तो वेस्ट में कैसी गवर्नमेंट्स बनती जा रही हैं जो कि फार राइट है। फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स क्या होती है? फार राइट एक तरीके से ना, पॉलिटिक्स की दो तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, विचारधाराएं होती हैं। एक तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं फार राइट, और एक तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं लेफ्ट गवर्नमेंट्स। तो जो बढ़ती जा रही है फार राइट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? वो कहती हैं कि हम अपने लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बाहर के लोगों को उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं? पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लोगों को अच्छा फील करवाने के लिए कदम उठाते हैं, उस तरह की गवर्नमेंट्स को बोलते हैं पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स। तो ये गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? वीज़ा में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं इंडियंस के लिए, एंट्री कंडीशंस बड़ी मुश्किल कर दे रही हैं इंडियंस के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट की जा रही हैं, और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अब जो सरकार है वो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करे। तो प्रॉब्लम यही हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गई है कि ना हमें अपने सिटीजन्स के लिए जॉब्स देनी है, अपने सिटीजन्स को प्रॉस्पर करवाना है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं ये जॉब्स छीन रहे हैं हमारे लोगों की। तो इस तरह का सेंटिमेंट बनता जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है? बाहर के लोगों की एंट्री अवॉइड की जा रही है कि बाहर के लोग ना आए। और इसी चीज़ को करने के लिए वीज़ाज नहीं दिए जा रहे हैं, रेसिडेंस उनको नहीं बनाया जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में ऑथर ने बात की है इस पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? इंट्रैक्टेबल में जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, अनकंट्रोलेबल। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाइयाँ, दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं। स्पेशली मेनली लड़ाइयाँ कहाँ चल रही हैं? वेस्ट एशिया में चल रही हैं, इजराइल कर रहा है। वेयर मोर देन, जहाँ 9 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो लड़ाइयाँ हैं आर ऑल्सो पुटिंग, ये भी लड़ाइयाँ लैक्स ऑफ इंडियंस को किस में डाल रही हैं? खतरे में डाल रही हैं। पेरिल मीन्स डेंजर, खतरे में डाल रही हैं।
एंड द पीबीडी एंगेजमेंट, ये जो हमने प्रवासी भारतीय दिवस किया है, इसका जो एंगेजमेंट है, यहाँ पे जो डिस्कशंस होंगे वुड बेनिफिट फ्रॉम, ये कैसे होंगे, अगर डिस्कशंस हो कम्युनिटी के बीच में कि किस तरीके से ऑन हाउ बेस्ट हम अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। इन्हांस मीन्स बढ़ा सकते हैं उनके लिए प्रोटेक्शंस, उनके लिए सेफगार्ड्स बढ़ा सकते हैं, प्रोटेक्शंस बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने सारे कह सकते हैं लोग रहते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस टॉपिक पर डिस्कशंस होने चाहिए। गिवन द ब्रॉड स्प्रेड, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ब्रॉड स्प्रेड मीन्स हद से ज़्यादा फैला हुआ है हमारा डायस्पोरा, इंडियन लोग जो बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग जगह रह रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू इंश्योर, इस बात को गारंटी करना दैट इंडियाज टाइज की जो इंडिया के रिश्ते हैं विद इट्स डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स हमारे लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स हम सबको साथ में लेके चले, एंड नॉन पार्टिसन, हम कहीं पार्शियलिटी ना करें। नॉन पार्टिसन का मतलब क्या है, जिसमें पार्शियलिटी ना हो, कोई बायसनेस ना हो, कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे हम कोई पार्शियलिटी ना करें। रीसेंट एक्शंस, अभी अभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं टू डिनाई, मना करने के लिए या रिवोक करने के लिए, रिवोक का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, कि पहले आपने किसी को आपने पहले किसी को क्या कर दिया, कोई दे दिया, फिर उसको रिवोक कर दिया, मीन्स कैंसिल कर दिया। तो जो ओसीआई कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो अभी सरकार ने क्या एक्शन लिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, जो इंडियन ऑरिजिन के हैं, मतलब वो बाहर के सिटीजन्स हैं, उनके पास बाहर का सिटीजनशिप है लेकिन उनका ऑरिजिन इंडियन है, तो उनको ओसीआई कार्ड दे देती है इंडिया कि भाई कोई बात नहीं, आप इंडिया में आके काम कर सकते हो। तो अभी अभी सरकार ने क्या किया, वो जो ओसीआई कार्ड्स थे वो कैंसिल कर दिए या देने से मना कर दिया उन लोगों को, किन लोगों को, फॉर दोज परसीव मीन्स ऐसा लगा कि वो लोग क्रिटिकल है, बुराई कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वो जो है इस नेसेसिटी को क्या करता है, बिलाई करता है। अच्छा, बिलाई की स्पेलिंग ये भी होती है, दोनों ही स्पेलिंग सही होती है बिलाई की, ये वाली भी और ये वाली भी। तो वो क्या करता है, इस ज़रूरत को क्या करता है, बिलाई करता है। बिलाई करने का मतलब क्या है, इस ज़रूरत को झुटला देता है। अबव ऑल, इस सब के ऊपर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है कि हम इस बात को एक्नॉलेज करें मीन्स अपना लें, एडमिट कर लें दैट वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इंडियंस माइग्रेटिंग, कि भाई सबसे बड़ा कारण क्या है, ड्राइवर्स मीन्स रीज़न क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है इंडियंस का कि वो माइग्रेट कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, इज़ द लैक ऑफ, इंडियंस दूसरी कंट्रीज में काम करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया के अंदर, हम लोगों को जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से इंडियंस इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वाइल देयर आर नो ईजी फिक्सेस फॉर दिस, फिक्सेस मीन सोल्यूशंस, तो इस बात का कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। द लॉस टू इंडिया, इंडिया को जो नुकसान हो रहा है कि हमारे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, इसको भी हमें कह सकते हैं काउंटिंग में लेना पड़ेगा, मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इवन एज द कंट्री, जैसे जैसे कंट्री सेलिब्रेट कर रही है उन लोगों की इनक्रेडिबल सक्सेस को, इनक्रेडिबल मीन्स बहुत ही बढ़िया सक्सेस को, और उन लोगों का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल स्टेज पे। तो ऑथर ने अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताया है कि प्रॉब्लम ये चल रही है, प्रॉब्लम ये है कि भाई इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, तो इंडिया का तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया के टैलेंटेड लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में उनको जॉब्स नहीं मिल रही अच्छी, उनके लेवल की जॉब्स नहीं है। तो ठीक है, हम उनकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनका इम्पैक्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि ये हमारा लॉस भी है। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को, एवरीवन? टोन एनालिटिकल है, बैलेंस्ड है। ऑथर ने ना ही ज़्यादा बुराई की है ना ही ज़्यादा तारीफ किया, ऑथर ने एक बैलेंस्ड टोन रखी है, या फिर ऑथर की जो टोन कैसी है वो न्यूट्रल है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑथर ने सजेशन क्या दिया है कि इंडिया के रिश्ते जो हैं अच्छे हों डायस्पोरा के साथ। सजेशन क्या दिया है, ऑथर ने बोला पार्शियलिटी मत करना, है ना। ऑथर ने क्या बोला, पार्शियलिटी मत करना पॉलिटिकल इश्यूज को लेके। आंसर इज बी, वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट। ऑथर ने सरकार के कौन से एक्शन को क्रिटिसाइज किया है? ऑथर ने सरकार के कौन से एक्शन को क्रिटिसाइज किया है कि तुमने जो ओसीआई कार्ड्स को रिवोक कर दिया है, उनको कैंसिल किया है, उन लोगों का जो लोग सरकार की बुराई कर रहे थे, इस बात को ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, राइट। रिवोकिंग ओसीआई कार्ड्स फॉर क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है आपको आर्टिकल, मतलब, है ना? हिंदू एडिटोरियल का आप आर्टिकल समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे हो। पेपर में तो आर्टिकल आपको बहुत ईजी लगेगा। कौन सा इशू है जो पैसेज एम्फेसाइज कर रहा है, जो इंडियन डायस्पोरा को अफेक्ट कर रहा है? कौन से इशू से परेशान है लोग? कि उनको वीज़ा आराम से नहीं मिल रहा, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, राइट आंसर इज सी, इंक्रीजिंग वीज़ा एंड एंट्री रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू फार राइट पॉपुलिज्म। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलो आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पे। हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ के ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे कि ओवरऑल मेन आइडिया क्या है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 5100 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, तो 5100 लाइक्स तुरंत के तुरंत तो जाने चाहिए, तुरंत के तुरंत। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, मकर संक्रांति है। बहुत सारे बच्चों का कल परसों मैसेज आया कि मैम हम 40% डिस्काउंट में नहीं ले पाए क्लासेस कोर्स को, तो उन सभी बच्चों के लिए मकर संक्रांति के शुभ दिन पे 40% का डिस्काउंट आज फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। आप सभी लोग 40% डिस्काउंट ले सकते हैं और परफेक्शन की क्लासेस में या फिर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं। लास्ट में सारी डिटेल्स दे दूंगी। अभी आर्टिकल पे आ जाते हैं। रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस। क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में? परफेक्शन क्लास ना 10 बजे होगी आज, 10 o'clock होगी। परफेक्शन क्यों नहीं होगी? 100% होगी परफेक्शन तो भाई। परफेक्शन के बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं ऑथर? इंडिया बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सक्सेस है, हमारी इंडिपेंडेंस है या लीडरशिप है, हमारा इनिशिएटिव है, इंडिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाया है। लेकिन अब ज़रूरी है कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अब स्पीड में रखना पड़ेगा डिमांड्स के हिसाब से। स्टाफिंग स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे कदम है जो उठाने पड़ेंगे। अभी 850 IFS हैं वहाँ पे, जो इतनी सारी एम्बेसीज में काम करते हैं। एनुअल इनटेक जो है 12-14, पहले हर साल 12-14 लोग ज्वाइन करते थे, अब इतने लोग ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी अभी कम है। US में इतने सारे IFS ऑफिसर्स हैं, UK में इतने हैं और रशिया में इतने हैं। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या ही था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में IFS ऑफिसर्स जो काम करते हैं वो अभी कम हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, और उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? अभी IFS ऑफिसर्स कम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम कर रहे हैं, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। चलो अगला पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग।
अगला क्या लिखा हुआ है, अभी का जो इनटेक रेट है इंडिया को 10 साल लग जाएंगे 1500 ऑफिसर्स पहुंचने में। इस चैलेंज को करने के लिए आप हायरिंग करो, ऑफिसर्स को दूसरी सर्विसेज से लो, डिफेंस पर्सनल को लो जिनके पास एक्सपीरियंस है। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, कंसल्टेंट्स को स्पेशलाइज्ड रोल्स दो। अभी नज़रिया क्या है कि अभी कुछ कुछ दे आर स्टॉप गैप अपॉइंटीज, मतलब क्या है, कंसल्टेंट्स को अभी हम क्या मानते हैं, अभी मतलब उनको स्पेसिफिक रोल्स नहीं देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अभी बहुत सारा बटा हुआ है एमईए जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे से काम नहीं हो पाता है। इंडिया का जो नेबरहुड है ये अभी 4 डिविजन्स हैंडल करते हैं, ये 4 डिविजन्स हैं एमईए के। इन सब के इम्पोर्ट्स को फिर इकट्ठा किया जाता है हायर लेवल्स पे, लेकिन इतना फ्रेगमेंटेशन जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला, एक तो लोगों को अपॉइंट करो, और अपॉइंट कहाँ से करो, लेटरल हायरिंग करो। लेटरल हायरिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से हायरिंग करो, अलग अलग जगहों से जो जिन लोगों को एक्सपीरियंसड है वहां से हायरिंग करो। जो लोग कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करो, प्रोबेशन दो उनको, प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, ट्रेनिंग का पीरियड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ऑथर ने क्या बोली, जो बटा हुआ है ना एमईए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, ये बटाव को कम करो, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ के मेन आइडिया में 2 ही पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था हायरिंग करो और दूसरा पॉइंट था फ्रेगमेंटेशन को रोको, बटाव को रोको। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, जो गल्फ डिवीजन है वो इन कंट्रीज़ को देखता है, ये वाला डिवीजन इन कंट्रीज़ को देखता है। ईरान और टर्की जो 2 इंपॉर्टेंट नेशंस हैं वो किसी डिवीजन में नहीं आते। टर्की ये वाला डिवीजन देखता है, ईरान ये वाला डिवीजन देखता है। तो ज़रूरत है चीज़ों को ठीक करने की, सब बटाव है, सब बटे हुए हैं, चीज़ों को एक साथ लेके आओ, एफिशिएंट अप्रोच यूज़ करो। ऑफिसर्स जो अब्रॉड है उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, दिल्ली वालों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी हुई हैं लेकिन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। फिनेंशियल इंसेंटिव्स भी कम मिलते हैं, डोमेस्टिक पोस्टिंग्स लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा घर दो, अच्छा मेडिकल कवरेज दो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दो, तो इन ऑफिसर्स का भी मोराल अच्छा होगा। फिनेंशियल इंसेंटिव्स दो दिल्ली पोस्टिंग्स के लिए, यहाँ पे चीज़ों को ठीक करो। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो गया, पहला पार्ट तो वही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करो। दूसरा पार्ट ये था, दिल्ली की जो पोस्टिंग होती है उनमें बहुत अच्छे इंसेंटिव्स नहीं होते, अब्रॉड की पोस्टिंग में अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं। तो दिल्ली की पोस्टिंग में अच्छे इंसेंटिव्स दो, अच्छा घर दो, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दो, तो इम्प्रूव करो। तो ओवरऑल पैराग्राफ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर ऑथर ने बातें बताई थी। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं, आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑथर ने क्या बोला दिल्ली पोस्टिंग्स के लिए, कि फिनेंशियल इंसेंटिव्स दो और बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज दो। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का सही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है जो दिखाता है कि मिसप्लेसमेंट है, चीज़ें ठीक नहीं है। तो ऑथर ने यही बताया था कि टर्की और 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, टर्की जो है सेंट्रल यूरोप डिवीजन मैनेज करता है, ईरान पीएआई डिवीजन के अंदर आता है, ये मिस अलाइनमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टर्की जो है सेंट्रल यूरोप डिवीजन के अंदर आता है, ये कि मिस अलाइनमेंट है। आंसर इज क्लियर सभी को।
मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए, आंसर्स बताएंगे। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। ई, द बॉटम फॉल्स आउट, कोई चीज़ बहुत फेल हो गई अचानक से। हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स, मतलब बाल बाल बचे हो। ड्रॉप द बॉल, ड्रॉप द बॉल, ये शायद इडियम गलत यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्या था, कोई चीज़ जो बहुत ही अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है, क्या था, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स। व्हेन पिग्स फ्लाई, पाई इन द स्काई, चेजिंग द रेनबोज, इन सब का मीनिंग क्या था, समथिंग इज एक्सट्रीमली अनलाइकली और इम्पॉसिबल। पॉप द क्वेश्चन, किसी को बोलना कि क्या मुझसे शादी करोगी या क्या मुझसे शादी करोगे। आंसर इज सी। तो ई, डी, ए, बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करवाएंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखें ही लिखें, हर किसी को लिखना है, आपकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेक श्योर करेंगे कि आप एक आदत बना लेंगे। आदत क्या है, एडिटोरियल और परफेक्शन को रोज़ करने की। अगर आपकी ये आदत बन गई और अगर आपने इस आदत को 2 महीने भी फॉलो कर लिया, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा, बट उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने तक एडिटोरियल और परफेक्शन को दोनों को करना होगा। कम से कम 2 घंटे रोज़ इंग्लिश को देने होंगे। अगर आपने ये कर लिया, इंग्लिश की सारी टेंशन खत्म है। बट ये करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सोचने से काम नहीं चलेगा। परफेक्शन की क्लास आज आपकी 10 बजे होगी, क्योंकि आज एडिटोरियल थोड़ा सा लेट हो गया है। तो 10 AM हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्शन बैच। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, मतलब वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, सारी चीज़ें हम करते हैं परफेक्शन बैच में। तो सारे टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी आप लोगों का एक ऑफर भी चल रहा है। जो लोगों ने अभी तक परफेक्शन बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज ले लेना, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो आप लोगों को ऑफर भी मिल जाएगा। कोड आपका सफलता ही है, इस कोड को लगाओगे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो और स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये ऑफर आपका 16 जनवरी तक चलेगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रीमियम ले सकते हो। कोई PDF चाहिए, वो क्या आपकी PDF चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, कंटेंट चाहिए, क्लास के नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट आपको रेगुलर भी क्लासेस में आना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। एक ही चीज़ है, किसी चीज़ को रोज़ करोगे, अच्छे लेवल की करोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे, रोज़ रोज़ करोगे तो क्यों नहीं इम्प्रूव होगी। रिन्यू वालों का भी रिन्यू हो जाएगा, आज रिन्यू हो जाएगा, रिन्यू वाला ऑफर भी स्टार्ट हो गया, तो जो लोग रिन्यू करवाना चाहते हैं वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी भी प्रकार की किसी को भी, आई होप नहीं है। मुझे क्लास का फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, आपको क्लास कैसी लग रही है। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। बस मकसद मेरा और आपका एक ही है कि आप सभी का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।